Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is term symbols and stability or energy of term symbols. हम term symbols निकालेंगे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, साथ में हम उसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे. स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के देयर आर 3 रूल्स, तो हम उन 3 रूल्स को भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सिंपलेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है और हमें इसके लिए टर्म सिंबल फाइंड आउट करना है. टर्म सिंबल का फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिसिटी 2s+1, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और नीचे होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम. आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं. दिस वन इज मल्टीप्लिसिटी. मल्टीप्लिसिटी ऊपर आती है, उसके बाद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और नीचे लिखेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम. तो इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं. सिंपलेस्ट एग्जांपल इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1. तो देखो L इज इक्वल टू, क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये 0 और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ये देखो s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो स्मॉल s विल बी इक्वल टू हाफ, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम हमेशा क्लॉकवाइज एज्यूम करते हैं, और हाफ. तो अब आपको L पता है, S पता है, तो कैपिटल L क्या होगा, इसके लिए 0, और कैपिटल S की वैल्यू टोटल, क्योंकि एक ही है तो वही टोटल वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा हाफ. तो और इसमें अगर हमें अब J की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्योंकि इसकी एक ही माइक्रोस्टेट है s ऑर्बिटल में, आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन को आप केवल इसी तरीके से रख सकते हो, इसकी कोई और माइक्रोस्टेट पॉसिबल नहीं है. तो इसकी J की एक ही वैल्यू होगी और वो होगी L प्लस S, यानी कि 0 प्लस हाफ, यानी कि हाफ. तो अब आपको J की वैल्यू पता है, आपको L की वैल्यू नोन है, S की वैल्यू नोन है, तो क्या हम टर्म सिंबल लिख सकते हैं? यस, क्योंकि L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक एनर्जी स्टेट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, S, P, D, F, G, H एंड सो ऑन. तो हमें L के लिए क्या लिखना है यहाँ पे, S. तो ये हो गया आपका S. और मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, 2s+1 से. तो मल्टीप्लिसिटी आपने 2s+1 से S की वैल्यू हाफ रखी, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2, और J आपने फाइंड आउट कितना किया, हाफ. तो इसका टर्म सिंबल हो जाएगा 2s हाफ. ओके. अब यहाँ ये S बिल्कुल भी, इस S का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन S सब शेल में है. नो, दिस इज एटॉमिक एनर्जी स्टेट, की एटम इस समय S स्टेट में है. नेक्स्ट एग्जांपल इज बोरोन. बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p1. तो आप देख रहे हैं 1s2 क्लोज शेल है, 2s2 क्लोज शेल है, इनका कंट्रीब्यूशन 0 होगा. तो ओपन शेल आपका एक ही है, 2p1. तो जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2p1. ये अब आप इसके लिए पहले s की वैल्यू फाइंड आउट करो. तो s क्या है, क्योंकि स्मॉल s क्या, स्पिन इसकी प्लस हाफ है, तो ये हो जाएगा S1, और S1 इज इक्वल टू हाफ. तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अब L की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल L1 इज इक्वल टू 1. जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम एक का ही रखेंगे ना, तो 1. तो कैपिटल L जो सबका सम होता है वो भी क्या होगा, 1 होगा. तो अब आपको 1 L पता है, S पता है, यहां से आप मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं 2s+1 से. 2s+1 विल बी इक्वल टू 2. तो आपको मल्टीप्लिसिटी मिल गई 2. कैपिटल L के लिए जो एटॉमिक एनर्जी स्टेट होती है वो क्या होती है, P. तो ये हो जाएगी टर्म P, कैपिटल P लिखेंगे, और मल्टीप्लिसिटी 2 यहां लिखेंगे. अब हमें और क्या लिखना है, एंगुलर मोमेंटम. टोटल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, ये देखो L की वैल्यू ऑफ 1 है, तो इसकी माइक्रोस्टेट्स कितनी है, यहाँ पे 2 माइक्रोस्टेट्स हैं, तो आपको 2 J वैल्यूज मिलेंगी, एक L प्लस S और दूसरी मिलेगी L माइनस S.
तो L प्लस एस जब आप 1 प्लस हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और जब आप 1 माइनस हाफ करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हाफ। तो आपको ये मिलेगा 2p स्टेट में, एक आपको टर्म सिंबल मिलेगा 3/2 और दूसरा मिलेगा 2p 1/2। ये आपको इसके दो ग्राउंड स्टेट, दो टर्म सिंबल्स मिल गए। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना होता है किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है। इसको एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए देयर आर 3 रूल्स। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि हाई मल्टीप्लिसिटी जिसकी है, हाई मल्टीप्लिसिटी अगर है तो दैट स्टेट विल बी स्टेबल। तो यहां आप देखो मल्टीप्लिसिटी दोनों की क्या है, टाई हो रही है, दोनों की बराबर है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर दोनों में टाई है, मल्टीप्लिसिटी बराबर है, तो हाई वैल्यू ऑफ एल, तो हाई वैल्यू ऑफ एल, हाई वैल्यू ऑफ एल में आप ध्यान दो दोनों के लिए ही एल की वैल्यू क्या है 1। अगेन देयर इज अ टाई, तो क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वो लेस एनर्जी का होगा और मोर स्टेबल होगा। अब जब दोनों में टाई है तो अब हम तीसरा जो क्राइटेरिया देखते हैं वो देखते हैं जे वैल्यू। अब जे वैल्यू आपके पास 3/2 भी है, 1/2 भी है, तो यहाँ इसके दो रूल्स होते हैं 3a 3b। अगर कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फिल्ड है, मैं क्या लिख रही हूं, इफ द कॉन्फ़िगरेशन इज लेस देन हाफ फिल्ड, अगर वो हाफ फील्ड से लेस है तो लेस वैल्यू ऑफ जे, जे की कौन सी वैल्यू, लेस वैल्यू, वो ज्यादा स्टेबल होगी। और क्या है, इफ द कॉन्फ़िगरेशन इज ग्रेटर देन हाफ फील्ड, ग्रेटर देन हाफ फील्ड, तो कौन सी जे वैल्यू स्टेबल होगी, कौन सी मतलब टर्म सिंबल स्टेबल होगा, जिसके लिए जे हाई, जे की हाई वैल्यू है वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो अब क्योंकि यहाँ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो P1 के लिए कर रहे हैं, वो लेस देन हाफ फील्ड है, P3 से कम है, तो लो वैल्यू ऑफ जे, लो वैल्यू ऑफ जे मीन्स 2p हाफ, दिस वन विल बी ग्राउंड स्टेट टर्म, और इसकी दो टर्म सिंबल होंगी 2p 3/2 एंड 2p हाफ, और उसमें हमने एनर्जी भी बता दी कि किसकी कम होगी। एंड आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज बेरिलियम इन एक्साइटेड स्टेट। तभी इसके ऊपर हमने एक्साइटेड स्टेट के लिए स्टार लगा के दिखाया है या एस्टेरिक से दिखाया है। इट मीन्स इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 नहीं है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 2p1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके दो ओपन शेल्स है, एक 2s और एक 2p। तो पहले हम मल्टीप्लिसिटी निकाल लेते हैं, s1 क्या होगा हाफ और S2 क्या होगा हाफ, दोनों, क्योंकि दोनों ही अनपेयर्ड हैं और अलग अलग शेल में हैं। अब टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम हाफ प्लस हाफ 1 हो सकता है, और ये हाफ माइनस हाफ 0 भी हो सकता है। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो सकती है, जब 2s प्लस 1 में s इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3, और मल्टीप्लिसिटी क्या हो सकती है 1 जब आप s इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब हम बात करें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए L1 विल बी इक्वल टू 0, दूसरे के लिए क्या होगा L2 इज इक्वल टू 1। अच्छा, जरूरी तो नहीं है कि मैं इसको L1 से डिनोट करूं, इसको मैं L2 से करूं, हो सकता है मैं इसको L2 से करूं और इसको 1 से करूं। तो देखो मैंने इसको L2 कर दिया और इसको मैंने L1 कर दिया, तो अब आप L2 में L1 को आप ऐड करते हो या L1 को आप L2 में, आप ऐसे देखो ये दो वेक्टर हैं, इसमें आप 0 को, ये 0 है, 0 मीन्स नो मैग्नीट्यूड। अब आप इसको चाहे ऐड करो चाहे आप इसको माइनस करो, आपको क्या मिलने वाला है, ओनली एक ही टर्म मिलने वाली है, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 1। 1 में आप 0 को ऐड भी कर सकते हो, 1 में आप 0 को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो यू विल गेट L इज इक्वल टू 1। अब L इज इक्वल टू 1 के लिए कौन सी एटॉमिक स्टेट होती है, उसकी टर्म होती है P। आप जानते हैं P, क्योंकि L इज इक्वल टू 0 के लिए S और L इज इक्वल टू 1 के लिए P। तो आपको ये तो पता चल गया कि हमने इसको P से डिनोट करना है। और मल्टीप्लिसिटी एक बार 3 आएगी और दूसरी बार मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी 1 आएगी। तो आपको ये भी पता चल गया कि दो मल्टीप्लिसिटी वाली दो टर्म्स बन रही हैं।
अब हम बात करेंगे जे की वैल्यू से। अब जे की वैल्यू क्या होती है, आप ध्यान दो, L प्लस एस। अब L यहाँ क्या था 1, और ये S की दो वैल्यूज थी, 1 भी थी और 0 भी थी। तो एक बार हम इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, ये वाला L इज इक्वल टू 1 एंड S इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, L प्लस एस से L माइनस एस तक क्या जाने वाला है, L प्लस 1 2 और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो बीच में कौन सी वैल्यू बनेगी, 1। तो आपको इसकी 3 टर्म्स मिलती हैं, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 1 0, और दोनों के बीच में क्या आएगा 1। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये L का वेक्टर था 1 का, और ये S का वेक्टर ये भी 1 है। दोनों अगर पैरेलल है तो 2, और दूसरा वाला ये इस तरीके से ना हो कि ऐसे है तो 1 रहेगा, और अगर ये एंटी पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 1 0। तो आपको इसकी 3 अलग टर्म सिंबल मिले। एक टर्म सिंबल मिला 2p2, सॉरी 3p2, और दूसरा मिला 3p1, तीसरा मिला आपको 3p0। ये 3 टर्म सिंबल्स आपको मिले। और अगर हम इसकी बात करें 1p की, तो इसमें क्या है, L इज इक्वल टू 1 एंड S इज इक्वल टू 0। तो अब फिर वही बात है, आप 0 को 1 में ऐड भी कर सकते हैं, 0 को 1 में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो आंसर आपको क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसीलिए यहाँ इसकी J की वैल्यू हो जाएगी 1, L प्लस S 1। तो आपको 4 सिंबल मिल गए, 1p1 मिल गया, दूसरा आपको मिल गया 3p0, फिर आपको मिल गया 3p1, और नेक्स्ट आपको मिला 3p2। तो आपको 4 टर्म सिंबल में से यू हैव टू फाइंड आउट देयर स्टेबिलिटी और देयर एनर्जी, कि इन दोनों में किसकी एनर्जी, इन चारों में सबसे कम एनर्जी किसकी होगी। तो हमारा फर्स्ट रूल कहता है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ S, मतलब मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी तो इन तीनों की सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब इनकी एनर्जी कम है, जिनके लिए टर्म क्या है 3p, और इसकी एनर्जी ज्यादा है। ये मैंने एनर्जी लाइन ड्रॉ कर दी। तो 3p वाली तीनों टर्म्स की एनर्जी नीचे है और 1p की ऊपर है। अच्छा, अब यहाँ टाई हो रहा है। अब इस टाई के बाद हम देखेंगे p की L की वैल्यू किस में कम है, तो अब L की वैल्यू भी तीनों में क्या है, बराबर है, तो उससे भी हमारा सॉर्ट आउट नहीं हो सकता सेकंड पॉइंट से। अब थर्ड पॉइंट होता है हमारा J। अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो लो वैल्यू ऑफ J स्टेबल होगा। तो अब देखो इन तीनों में ये एक 2 था, एक 1 था, एक 0 था। तो अगर मैं इनकी एनर्जी स्प्लिट करूं, इन तीनों की एनर्जी स्प्लिट करूं, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, इसकी 3p0, ये 3p1 और ये 3p2। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाली टर्म आपके पास आ जाती है 3p0। तो यहां मैं फिर बता रही हूं, p का मतलब ये कभी भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन p सब शेल में है। इट डिनोट्स कि एटम की जो एनर्जी स्टेट है वो p है। ओके, यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। Next we will discuss term symbols for carbon. Now our next example is carbon 2p2। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन वैसे 1s2 2s2 2p2 होता है, लेकिन 1s2 एंड 2s2 बोथ आर क्लोज शेल। उनका कंट्रीब्यूशन वी विल नेवर डिस्कस, वी विल डिस्कस ओनली कंट्रीब्यूशन ऑफ ओपन शेल्स। तो वो है 2p2, जिसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हम बात करें L1 पहला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि p सब शेल में है इसलिए 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी p सब शेल में है तो उसके लिए L2 इज इक्वल टू 1। तो कैपिटल L की वैल्यू मीन्स टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 1 प्लस 1 से 1 माइनस 1 तक, यानी कि 2 और ये 0, बीच में आपके पास आती वैल्यू 1। तो आपको 3 वैल्यूज टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की मिलती है। आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं कि ये एक L1 वेक्टर है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये दूसरे के लिए है। अब दोनों की दोनों अगर पैरेलल हैं तो दोनों ऐड होंगे और वैल्यू आपको मिलने वाली है 2, और ये दोनों अगर एंटी पैरेलल हैं, मिनिमम यही हो सकता है तो 0, और इसके बीच में एक कॉम्बिनेशन क्या बनता है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो ये 1। तो आपको 3 वैल्यूज मिल गई 0 1 2। तो मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे
L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 0 के लिए होता है S, 1 के लिए होता है P और इसके लिए होता है D। इट मीन्स कार्बन का एटम 3 स्टेट्स रख सकता है, एटॉमिक स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स जिनको हम कहते हैं S, P या D। यहाँ S से ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में है, या P से मतलब नहीं है कि P सब शेल में है, या D से ये मतलब नहीं है। ये D का मतलब है D उसकी एनर्जी स्टेट है, P का मतलब P उसकी एनर्जी स्टेट है, और S का मतलब S उसकी एनर्जी स्टेट है। नाउ वी विल डिस्कस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसके लिए आपको S1 और S2 दोनों आप क्या देख रहे हैं, हाफ। तो हाफ प्लस हाफ 1 भी हो सकता है, और हाफ माइनस हाफ 0 भी हो सकता है। तो आपके पास S की ये दो वैल्यूज आ गई, 1 और 0। मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, इफ द वैल्यू ऑफ S, तो 1 S इज इक्वल टू 1, तो मल्टीप्लिसिटी विल बी इक्वल टू 3, 2S प्लस 1 फॉर्मूले से। और अगर 0 है तो मल्टीप्लिसिटी विल बी इक्वल टू 1। तो आपको दो मल्टीप्लिसिटी वैल्यूज मिल गई। तो आप बताओ, हम पहले S के लिए ये भी देख सकते हैं टर्म जब मल्टीप्लिसिटी 3 है, और S के लिए हम ये भी देख सकते हैं जब मल्टीप्लिसिटी टर्म क्या है, 1। तो आप देख रहे हो आपके पास 3S पॉसिबल हो सकता है, और आपको पॉसिबल हो सकता है 1S। सिमिलरली 3P पॉसिबल हो सकता है, और पॉसिबल हो सकता है 1P, और 3D टर्म सिंबल बन सकता है आपके लिए, और एक बन सकता है 1P। 3D के बाद 1D, ये आपका हो गया 1D। तो ये 6 डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं। अब हम इसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू रखते हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो क्या होगी, L प्लस S। तो देखो इस टर्म के लिए L इज इक्वल टू 0 है, तो पहले हम इसको जीरो वाली टर्म को 1 के साथ कर रहे हैं। जब S इज इक्वल टू 1, इन दोनों को कपल कर रहे हैं, क्योंकि 3 वैल्यूज ये हैं, 2 वैल्यूज ये हैं, तो ये तीनों वैल्यू इंडिविजुअली इसके साथ भी कपल कर सकती है, इसके साथ भी कपलिंग कर सकती है। और जब भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां पे कपलिंग होगी ही होगी। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में कपलिंग नहीं होती, लेकिन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कपलिंग हमेशा होती है। तो अब देखो, जब 0 है तो आपने ये दोनों टर्म लिखी थी S, अब S की वैल्यू 1, तो आप लिख सकते हो 0 प्लस 1। अब 1 में आप 0 ऐड करो, या 1 से आप 0 माइनस करो, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, इसके लिए आपको मिलेगी J की वैल्यू 1। सिमिलरली आप ये देखो 3P कब था, जब S इज इक्वल टू 1 था, तो आपने इसको P वाली टर्म को इसके साथ कपल किया, तो आपको कितनी टर्म मिलने वाली है, ध्यान दो, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1। तो इसकी फर्दर आपको 3 टर्म्स मिलेंगी। एक तो मिलेगी आपको 3P, और देखो 1 प्लस 1 से 2, और दूसरा मिलेगी 1 माइनस 1 से 0, और बीच में आपको मिलेगी 3P1। तो आपको एक टर्म सिंबल ये मिल गया, और 3 टर्म सिंबल इस टर्म से मिल गए, 3P से मिल गए। अब मैं इसी टर्म को इसके साथ कपल करने वाली हूं, when the value of L is equal to 2। तो देखो 2 प्लस 1 से 2 माइनस 1 तक J की वैल्यूज होंगी। तो 3D के लिए आपको कितनी वैल्यूज मिलने वाली है, टोटल 5 वैल्यूज मिलने वाली है। 2 प्लस 1 से, तो देखो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। आपको टोटल 3 वैल्यूज मिलेंगी। तो ये आपको होगा 3D, आप ऐसे बना दो इसको, 3D, और 1 के लिए 2 प्लस 1 3, और दूसरा होगा इसकी वैल्यू 3D2, और तीसरी वैल्यू होगी 3D1। तो आपको 3 टर्म सिंबल इसके लिए मिल गए, when L is equal to 2 and S is equal to 1। ये आपको 3 डिफरेंट टर्म सिंबल्स मिल गए। तो आपने अभी इन तीनों को कपल किया था किसके साथ, 1 के साथ। अब मैं इन तीनों की कपलिंग S इज इक्वल टू 0 के साथ करने वाली हूं। तो देखो बीच में आपके पास ये टर्म बची हुई है, तो 1 में पहले 0 में आप 0 ऐड करो, या 0 में आप माइनस करो, आपको वही वैल्यू मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0, तो ये आपका एक नया टर्म सिंबल मिल गया 0। नेक्स्ट
1p के केस में क्या है, 1 में आप 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको एक टर्म सिंबल मिल गया 1p, और ये 1 प्लस 0 से 1। नेक्स्ट 1d वाली, इस टर्म को आप देखेंगे 2 में आप 0 को ऐड करो या 2 में से आप 0 को सब्ट्रैक्ट करो, तो यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू 1d। तो नाउ यू कैन सी कि जिनको मैंने बॉक्स में बंद किया है वो सब क्या है, टर्म सिंबल्स हैं। 3s, 3s1, 1s0, नेक्स्ट 1p1, 1d, और ये हो जाएगा 2 प्लस 0 से ये 2 आपके लिए। नेक्स्ट 3p टर्म से आपको 3 डिफरेंट टर्म सिंबल मिले थे, और 3d से भी आपको 3 डिफरेंट टर्म सिंबल्स मिले थे। तो आप काउंट कर सकते हैं कितने टर्म सिंबल्स हैं, ये है टोटल 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कार्बन के लिए हमारे पास 10 डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, और ये आपको बिल्कुल ये नहीं बता रही कि D इज इक्वल टू डी में है तो इलेक्ट्रॉन आपका डी सब शेल में है। नो, ये आपके एटम की एनर्जी स्टेट बताता है। सिमिलरली P और S कार्बन एटम की एनर्जी स्टेट को डिनोट करते हैं। अब हम इन 10 टर्म्स में से अरेंज करेंगे कौन सी टर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसको हम ग्राउंड स्टेट टर्म भी कहते हैं। और हम वही 3 रूल्स को फॉलो करेंगे कि सबसे पहले मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फिर हम जे वैल्यू या तो हाईएस्ट या लोएस्ट को कंसीडर करेंगे। I have penned down all 10 term symbols of carbon here. मैंने यहाँ 10 की 10 टर्म सिंबल जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में निकाले थे उनको यहाँ पेन डाउन कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो फर्स्ट आपका होता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि मल्टीप्लिसिटी मीन्स m की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा है उसकी एनर्जी कम होगी। तो ये जो वैल्यूज हैं 3s1, इसकी एनर्जी कम होगी। 3s1 के बाद 3p2 के बाद 3p1 के बाद 3p0, ये कम, मैं इसलिए इनको नीचे लिख रही हूँ कि एनर्जी लाइन पे इनकी एनर्जी कम है। फिर 3d2 और 3d1, तो ये 7 स्टेट्स है, इनकी एनर्जी जिनकी मल्टीप्लिसिटी 1 है इनके कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो ये हो जाएगा 1d2, 1p1 और 1s0। तो ये हमने इनको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया कि इनकी एनर्जी ज्यादा है, इनकी एनर्जी कम है। लेकिन अभी भी देखो टाई हो रहा है, ये 7 स्टेट्स में टाई है और इधर 3 स्टेट्स में टाई है। तो हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है, आप डिसाइड करते हो कि L की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ है। तो पहले मैं इन 3 को डिस्कस कर लेती हूँ। तो 3 में 1d2 के लिए L की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 1d2, ये 1p1 और ये 1s0। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ L में इस तरह लिखा है कि जिसके लिए L की वैल्यू ज्यादा है एनर्जी उसकी कम है, यानी कि वो स्टेबल है। तो इन 3 की स्टेबिलिटी तो मुझे पता चल गई कि इसकी ज्यादा है, इसकी कम, इसकी सबसे कम। लेकिन ये तीनों ही इनके कंपैरिजन में अनस्टेबल है क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है। तो अब मैं बोर्ड की लिमिटेशन के हिसाब से इनको रख करके अब मैं इनकी एनर्जी को डिस्कस कर रही हूँ। आप ये मान के चलो कि ये 10 नंबर पे है, यानी कि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। ये 9 नंबर पे और ये 8 नंबर पे है। अब हम इनको अरेंज करेंगे किसकी एनर्जी कम और किसकी ज्यादा है। तो ध्यान दो, अब अगर मुझे इनको अरेंज करना है एनर्जी वाइज, तो डी की एनर्जी, डी एल की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, इन तीनों के लिए ज्यादा है। तो आप इसको इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो। आप ये देखो 3d3 और ये 3d2, 3d1, इन तीनों की एनर्जी कम हो गई। फिर 3p2, 3p1 और 3p0, इनकी एनर्जी इन 3 से ज्यादा होगी। और लास्ट में किसकी होगी, 3s1 की। तो देखा 7 जो स्टेट्स थी लो एनर्जी वाली, अब उनकी जो टाई थी वो ब्रेक हो गई। इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 7 नंबर पे। अब इनको हमने डिस्कस करना है कि इनमें किसकी एनर्जी कम है। अगेन यू कैन सी देयर इज टाई। तो हमने अब इसको डिस्कस करने के लिए मैं इसको रब कर रही हूँ और मैं इसको स्प्लिट कर रही हूँ। ये देखो, जब मैं इसको स्प्लिट करूंगी
तो लेस देन हाफ फील्ड, क्योंकि कार्बन का ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लेस देन हाफ फील्ड है, तो लेस देन हाफ फील्ड होने के कारण जो लो वैल्यू ऑफ जे है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो लो वैल्यू ऑफ जे कहां पे, 3p0 में, तो 3p0 ये हो जाएगा 3p1 और ये हो जाएगा 3p2। तो अब आप समझ सकते हैं किसकी एनर्जी 6 नंबर पे आ गई, ये 6 नंबर पे, ये 5 और ये आपकी हो गई 4 नंबर पे। अब इनकी टाई ब्रेक हो गई। अब मैं इन तीन की टाई में देखूंगी कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो ध्यान दो, जब इसमें हम देखते हैं तो वही हमें रूल वही लगाना है कि लेस देन हाफ फील्ड के लिए लो वैल्यू ऑफ जे इज स्टेबल। तो ये हो जाएगा 3d1, 3d2 और ये 3d3। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट आएगी आपके पास, 3d1, ये 2 और ये होगा 3 नंबर पे। तो इस तरीके से इसके तो टर्म सिंबल थे 10, या तो इसकी एनर्जी स्टेट थी, एटॉमिक एनर्जी स्टेट 10 थी, उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज कर दिया। तो in this way we can say ground state term symbol for carbon is 3d1। तो वो आपसे इसके ऊपर डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑल 10 टर्म सिंबल्स ना लिख के वो आपको दे सकता है, कोई से 5 टर्म सिंबल्स लिख के दे सकता है, कोई से 2 लिख के दे सकता है, या वो मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी वाला टर्म सिंबल पूछ सकता है। और यहाँ ध्यान देना 3d1 का मतलब ये कभी भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कार्बन का d सब शेल में है, नो, ये एटम की एनर्जी स्टेट को डिनोट करते हैं। Now this is very interesting example of zirconium. Zirconium has configuration krypton 4d2. Krypton तक closed shell electrons हैं, they will not contribute. And the next one is 4d2 is an open shell electronic configuration. Only this one will contribute. Next, अगर आपने ये 4d2 सिस्टम कर लिया तो then you will be able to manage with each and every term symbol। आप फिर किसी को भी मैनेज कर सकते हैं, कोई सी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसीलिए आई स्टार्टेड फ्रॉम द सिंपलेस्ट वन एंड नाउ आई एम मूविंग टू टफेस्ट वन। नॉट टफेस्ट वन, इसके आगे भी टफेस्ट हो सकते हैं, D3 वाला भी हो सकता है, लेकिन हेयर इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली अप टू D2 सिस्टम। D2 सिस्टम के लिए ये देखिए 5 ऑर्बिटल्स हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के लिए L की वैल्यू L1 इज इक्वल टू 2, L2 इज इक्वल टू 2, दोनों ही क्योंकि D सब शेल में है। तो L क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L+1 से L+2 तक। तो आपको आएगा 2+2 मीन्स 4 से लेके 2 - 2 मीन्स 0 तक। तो बीच में वैल्यूज होंगी 4, 3, 2, 1, 0। और आप इसको ब्रीफली ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक वेक्टर है L1 इज इक्वल टू 2, दूसरा वेक्टर है L2 इज इक्वल टू 2। तो जब दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों जब एंटी पैरेलल हैं तो यहाँ होगा कैपिटल L 0 और यहाँ होगा कैपिटल L या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा 4। अब इसके बीच में आपको 3 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, 3 के साथ ये इस तरीके से कपलिंग हो जाए, 3 के साथ ये इस तरीके से कपलिंग हो जाए, या इसके अंदर इस तरीके से कपलिंग हो जाए। तो आपको ये बीच में डिफरेंट वैल्यू 3, 2, 1 ही मिलती है। ये थी L की L के साथ कपलिंग, L1 की कपलिंग L2 के साथ हमने की, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, वेक्टर मैग्नीट्यूड है, इनका एक मैग्नीट्यूड भी है, इनकी एक डायरेक्शन भी है, तो दोनों ही वेक्टर हैं। नेक्स्ट, जब 4 होगा तो इसकी टर्म क्या बनेगी, G, और 3 के लिए F, 2 के लिए D, 1 के लिए P और 0 के लिए S। और क्योंकि दोनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम S1 इज इक्वल टू हाफ, S2 इज इक्वल टू हाफ। तो कैपिटल S टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0 और 1। तो एक बार प्लस कर दिया, एक बार हमने माइनस कर दिया, तो मल्टीप्लिसिटी आएगी, एक बार 1 और एक बार 3। तो आपके पास देखो इन 5 टर्म से अगर हम इसमें मल्टीप्लिसिटी को भी ऐड कर दें तो आपके पास 10 टर्म बनने वाली हैं। कैसे, आप एक बार 3G लिख सकते हो, दूसरी बार आप 3F लिख सकते हो, फिर आप 3D लिख सकते हो, 3P लिख सकते हो और 3S। साथ में आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1G और आप फिर लिख सकते हो 1F
और 1d और 1p और 1s। तो ये आपकी एनर्जी स्टेट्स बन सकती हैं। इसमें हमने अभी J की वैल्यू को काउंट नहीं किया है। अब अगर हम इसमें J की वैल्यू को भी काउंट करें 1 by 1 तो हमें कितनी वैल्यूज और मिलती हैं, कितने टर्म सिंबल्स और मिलते हैं। अब हम इन सारे टर्म सिंबल्स के लिए अंदर J की वैल्यू और फाइंड आउट करेंगे कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ total angular momentum means J are there। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस 3G स्टेट। 3G मीन्स की मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 3 है और इसकी कपलिंग हम किसके साथ करेंगे, S इज इक्वल टू 0 और 1, इसके साथ दोनों के साथ करेंगे। तो 3G का मतलब तो क्या है, जब आपने 3 लिखा है तो ये वाली टर्म क्या है, 1 वाली है। अब हम इसको देखते हैं 1 के साथ। 1 एक बार 3 plus 1, एक बार 3 minus 1, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में सारी वैल्यूज हम लिखेंगे। तो जब 3 plus 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और जब हम 3 minus 1 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, और बीच में आपके पास वैल्यू आएगी 3, J की वैल्यू 4 3 2। तो 3 plus 1 से 3 minus 1 तक। तो आपको ये 3 वैल्यूज मिल गई व्हेन L इज इक्वल टू, यहाँ पे सबके लिए L इज इक्वल टू क्या था 4 और S इज इक्वल टू क्या था 1। अब L इज इक्वल टू 4 रखते हुए हम S इज इक्वल टू 0 को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए कौन सी J वैल्यूज हैं, तो पहली चीज तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, उसकी 1 होगी, और 0 को आप 4 में ऐड करो चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 4। तो आपके पास ये 4 डिफरेंट टर्म्स हो गई जिसमें आप G लिखेंगे। नेक्स्ट आप देखते हो 3F के लिए। तो 3F में आप देख रहे हो L इज इक्वल टू क्या है 3, तो ये हो गया L इज इक्वल टू 3, और आप 3F कह रहे हो तो मल्टीप्लिसिटी पहले आप 1 रख रहे हो तो ये हो जाएगा 3F। अब 3 plus 1 से लेके 3 minus 1 तक होगा, तो ये 3F4 3F3 और 3F2। ये आपने L इज इक्वल टू 3 की कपलिंग कर दी S इज इक्वल टू 1 के साथ। अब L इज इक्वल टू 3 के साथ S इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो एक तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 1, और आप इसको लिखेंगे 1F में आप 3 में 0 ऐड करो चाहे आप 3 में 0 माइनस करो, एक ही वैल्यू रहेगी, तो ये आपके पास हो जाएगा 3। तो आपके पास ये 4 टर्म्स बन गई J की वैल्यू के अकॉर्डिंग। नाउ आई विल डिस्कस 3D टर्म। 3D टर्म में आप ध्यान दो क्या होगा, मैं इसको मिटा देती हूँ, 3P और 3S नीचे लिख देती हूँ कि मुझे इसको भी डिस्कस करना है। तो पहले मैं 3D को डिस्कस कर रही हूँ। तो व्हेन L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2 होगा, 3D आ रहा है तो, और इसको मैं 1 के साथ कपलिंग करने वाली हूँ तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिसिटी 3 रहेगी 3D। अब 2 plus 1 से 2 minus 1 तक वैल्यूज जाएंगी, तो 2 plus 1 3, और फिर ये हो जाएगा 2 और 2D1। तो ये इसकी 3 वैल्यूज J की आपको मिल गई। अब मैं L इज इक्वल टू 2 को 0 के साथ भी इसकी कपलिंग करूंगी, तो 2 plus 0 2 minus 0 सेम, तो ये आपको मिल जाएगा 1D और 2। तो आपको 4 टर्म्स इसके लिए मिल गई। अब मैं आपके लिए टर्म्स निकालूंगी किसके लिए, 3P के लिए। 3P सिस्टम के लिए क्या होगा, ये L इज इक्वल टू 1 होगा, तो यहां हो जाएगा 3P, और 3P में देखो 1 plus 1 करो और 1 minus 1 करो, तो ये हो जाएगा 3P2 3P1 3P0। तो ये आपके पास 3 टर्म्स तो ये बन गई। और जब आप L इज इक्वल टू 1 की कपलिंग 0 के लिए करेंगे तो आपके पास टर्म बन जाएगी 1P, 1 में आप 0 को माइनस और प्लस दोनों कर सकते हो, तो ये रह गया 1। तो ये आपकी टर्म बन गई, 4 टर्म्स ये बन गई। तो अभी मैंने किसकी कपलिंग की है, L इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2 एंड L इज इक्वल टू 1 की कपलिंग 0 और 1 के साथ की है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू कपलिंग ऑफ 3S। 3S सिस्टम में आप देखते हो S इज इक्वल टू क्या होगा, मैं इसको एक थोड़ी सी देर के लिए रब कर रही हूँ और अगेन आई विल डिस्कस विद यू। ये 3S को हम करेंगे तो L इज इक्वल टू 0, तो 3S जब आप इसको इससे कपल कर रहे हो, S इज इक्वल टू 1 से कपलिंग कर रहे हो, तो 0 plus 1,
या 1 प्लस 0 1 माइनस 0 एक एक टर्म बनेगी, तो ये हो जाएगा 3s1, ये एक टर्म बन गई। तो आपके पास इसी में हम देखेंगे when l is equal to 0 and s is equal to also 0, तो 0 है तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 1 होगी, और ये हो जाएगा आपका s, और ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 प्लस 0 0। तो आपके पास टोटल टर्म्स कितनी बन जाती हैं, l इज इक्वल टू 0 के लिए 2 टर्म्स बनती हैं 3s1 एंड 1s0। तो आपके पास ये टोटल कितने टर्म सिंबल्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आपके पास 18 टर्म सिंबल्स पॉसिबल हैं। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि इन 18 टर्म सिंबल्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी और देयर एनर्जी के एक सीक्वेंस में लगाओ, तो आपने इसी मतलब रूल को फॉलो करना है कि सबसे पहले आपने देखना है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो जिसकी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। फिर हम देखेंगे मैक्सिमम एल वैल्यू, एल वैल्यू है उसकी कम होगी अगर यहाँ टाई आता है तो। फिर अब हम उसके बाद या तो लो वैल्यू या हाई वैल्यू ऑफ जे को कंसीडर करते हैं, बिकॉज ये लेस देन हाफ फील्ड है, तो इस केस में हम लो वैल्यू ऑफ जे को कंसीडर करेंगे। तो ये आपकी हो गई जे की वैल्यू कौन सी सबसे लो कंसीडर करनी है। तो एक बार हम अटेम्प्ट लेते हैं कि इसमें किसकी एनर्जी सबसे स्टेबल होगी। हम ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए एक बार अटेम्प्ट लेते हैं कि किसकी कौन सी टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। सबसे पहली चीज कि जिसके लिए मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है उसमें से ही होगी, तो जिसकी मल्टीप्लिसिटी कम है वो तो रूल्ड आउट हो गई कि इनकी तो हो ही नहीं सकती। अब इसमें से होगी। अब इसमें हम देखेंगे कि इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल है, तो देखो इसके लिए 0 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। तो अब मेरे को हिंट लग गया कि इन 3 में से किसी के लिए होने वाली है, तो ये 3 मेरे एरिया में आ गई कि इस 3 में से एक ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। और अब मैं देखूंगी लो वैल्यू ऑफ जे, तो अब लो वैल्यू ऑफ जे 4 3 2, तो ये आपकी हो जाएगी मैक्सिमम स्टेबल स्टेट। इसी को हम ग्राउंड स्टेट भी कहेंगे। अच्छा, इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाता हाईएस्ट एनर्जी आप बताइए। अब हाईएस्ट एनर्जी के लिए आप बिल्कुल रिवर्स देखेंगे कि सबसे पहले मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इट मीन्स अब मेरा आंसर इसमें से आने वाला है 1G 1F 1D 1P या 1S में से आने वाला है। इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। फिर मैक्सिमम एल की जगह मैं क्या देखूंगी, मिनिमम एल देखूंगी। तो मिनिमम एल वैल्यू किसके लिए है, एस के लिए है। अच्छा, एस के लिए तो आप देख रहे हैं जे की वैल्यू एक ही है, कोई है ही नहीं, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, और इसकी एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। तो इस तरीके से वो आपको ऑल 18 टर्म्स लिख के पूछ सकता है। उसकी इच्छा है 18 ना लिख के एनी 5 लिख सकता है, एनी 5 को मार्क कर देगा, एनी 5 के बाद वो एनी 3 लिख सकता है, ये उसकी चॉइस है, वो आपको कुछ भी दे सकता है। अब मैं आपकी एक्सरसाइज के लिए कोई सी 5 टर्म्स को एनसर्कल करने वाली हूं। मैंने इसको हटा दिया, अब मैं इसको नहीं लूंगी बिकॉज इसके बारे में आपको पता चल गया है कि ये क्या है, मैक्सिमम स्टेबल स्टेट है। तो ये था 3G2। नेक्स्ट अब मैं एनी 5 को एनसर्कल कर रही हूँ। एक मैंने इसको एनसर्कल कर दिया, एक इसको एनसर्कल कर दिया, इसको एनसर्कल कर दिया, इसको एनसर्कल कर दिया, और इसको, ये मैंने 5 स्टेट्स एनसर्कल कर दी। एंड यू हैव टू टेल मी द मोस्ट स्टेबल स्टेट आउट ऑफ दीज 5 ओनली। इन 5 में से बताना है। तो सबसे पहले मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, मीन्स इन 4 में से कोई एक होने वाली है। ये तो अपने आप रूल्ड आउट हो गई कि ये तो हो ही नहीं सकती। ओके, नेक्स्ट अब 3 में से, इन 4 में से मैं देखूंगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल क्या है, ये देखो 3P, ये इसके लिए L इक्वल टू 1 है, इसके लिए L इक्वल टू 2 और इसके लिए L इक्वल टू 3। तो ये तो यहीं पे ही क्या हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि इसकी स्टेट सबसे, क्योंकि मैंने ये आपको लिख के नहीं दी, तो ये ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। अगर मैंने इसको भी एनसर्कल कर दिया होता, मैंने 5 की जगह आपको 6 स्टेट्स दी होती, तो अब क्या होता आपके पास, ये 2 स्टेट्स आ जाती जिसमें टाई होता। अब
आप देखेंगे, क्योंकि लेस देन हाफ फील्ड के लिए बात हो रही है, तो लो वैल्यू ऑफ जे किसकी है 3f2, तो ये आपकी हो जाएगी गिवन 6 में से मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो आई हैव टेकन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन यू हाउ टू फाइंड आउट एटॉमिक एनर्जी स्टेट्स of different atoms for different configuration. I hope you are getting with me. आपको इस मेरे साथ साथ समझ में आ रहा है, पर इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।